साल 2008 भारत की टेलीकॉम मिनिस्ट्री 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है। 2009 नीलामी पर धांधली के सवाल खड़े होते हैं, जांच शुरू की जाती है। 2010 में CAG की रिपोर्ट में कहा जाता है कि लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया में ही निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी थी। कानूनी कार्यवाही चलते रहती है और फिर आता है साल 2017। स्पेशल कोर्ट सारे आरोपियों को बरी कर देता है। जिस रिपोर्ट से यह सारा बवाल खड़ा हुआ उसमें बताया गया था कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने गलत तरह से नीलामी की, जिसके चलते सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लॉस, इस शब्द लॉस को पकड़कर चलिए और आ जाइए साल 2025 में। 1.5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, साल बदल चुके हैं, सरकार बदल चुकी है, सत्ता की अगुवाई करने वाले और मंत्रालय को संभालने वाले सब बदल गए हैं, लेकिन मिनिस्ट्री वही है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री। काम वही है, नेटवर्क और दूरसंचार से जुड़ा हुआ, और शब्द भी वही है, लॉस। न लॉस शब्द ने न ऐसे कामों ने पीछा छोड़ा है जिनसे सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हो। तब भी एक CAG रिपोर्ट आई थी और अब भी CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आ गई है। बताया गया है कि एक भूल के चलते सरकार को 1,757 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया है। क्या है वो रिपोर्ट और पूरा मामला क्या है, आपको सब कुछ बतलाते हैं। 2 अप्रैल जब लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, रात भर चर्चा चली, देर रात 3 बजे पास हुआ। इसके ठीक एक दिन पहले 1 अप्रैल को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की एक रिपोर्ट आती है, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की लापरवाही की परतें खोल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक BSNL ने मई 2014 से मार्च 2024 तक यानी पूरे 10 सालों तक रिलायंस जियो को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और इसके लिए उसने जियो से पैसे ही नहीं मांगे। ये पैसे मांगने थे एक समझौते यानी एग्रीमेंट के तहत। एग्रीमेंट का नाम है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एग्रीमेंट, बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने का समझौता। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जब रिलायंस जियो भारत में 4G नेटवर्क लेकर आया तब उसे जरूरत थी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि जियो उस वक्त एकदम नई कंपनी थी, उनके पास कोई भी मौजूदा ढांचा नहीं था। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि BSNL का इंफ्रा कितना मजबूत है, तो दोनों के बीच एक समझौता होता है। जियो BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहता था, दोनों के बीच सौदा हुआ। सौदे से कितनी उम्मीद लगाई जा रही थी उसे समझाने के लिए आपको 12 अगस्त 2015 की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपी थी, खुद BSNL ने भी उसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से रीशेयर किया। उस रिपोर्ट में लिखा था कि BSNL ने अपने 4,500 टावर्स रिलायंस जियो को लीज यानी किराए पर दिए हैं। 1,500 टावर्स भारती एयरटेल को भी लीज पर दिए गए हैं। आगे उम्मीद जताई गई थी कि इससे BSNL 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकता है। वो साल था 2015, ये साल है 2025। 1 दशक बीत चुका है, 10 साल। अब पता चलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL ने जियो को लीज पर दिया था वो उसका किराया ही वसूलना भूल गया, उसकी एडिशनल सर्विसेज का। कुल कितनी रकम थी? 1,757 करोड़ रुपए। ये CAG की रिपोर्ट से हमें पता चलता है। रिपोर्ट के 5वें चैप्टर पर BSNL की इसी भूल की जानकारी दी गई है। डिटेल्ड चैप्टर पेज नंबर 61 से शुरू होता है, वहीं इस चैप्टर का सारांश पेज नंबर 14 में मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूं। इसमें BSNL को लगभग 1,945 करोड़ रुपए का लॉस होने का जिक्र किया गया है, जिसमें से पहले पॉइंट को अगर देखें तो इसका 1,757 करोड़ रुपए यानी इसका इतना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी RJIL को बिल न भेजने की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि BSNL ने अपने शेयर्ड पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एडिशनल टेक्नोलॉजी जियो को यूज करने के लिए दी, BSNL ने उसका बिल जियो को भेजा ही नहीं। ये बिल भी कोई 1, 2 या 3-4 महीनों का नहीं था, बल्कि तकरीबन 10 सालों का था, मई 2014 से लेकर मार्च 2024 तक। इसके बाद के आंकड़ों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि अभी भी BSNL इन सेवाओं के लिए जियो को बिल दे भी रहा है या नहीं। आप जरा खुद को उस जगह पर रखकर देखिए, आप कहीं किराए से रह रहे हो या कोई दुकान वगैरह किराए से ली हो,
तो क्या कभी आपका मकान मालिक किराया लेना भूलता है? या आपने किसी किराएदार को रख रखा हो तो क्या आपने उनसे किराया वसूलना भूला कभी? 10 दिन, 1 महीना, 10 महीने तक तो छोड़ ही दीजिए, पूरे 10 सालों तक किराया 10, 20, 30 हजार हो, कितना भी ज्यादा या कितना भी कम हो, यह चीज तो नहीं भूली जाती है अमूमन। मगर यहां एक सरकारी कंपनी जो जनता यानी आपके हमारे टैक्स के पैसों से खड़ी हुई है, वो यूं ही हजारों करोड़ रुपए का बिल ही बनाना भूल जाए, वो भी एक प्राइवेट कंपनी को दंग करने वाली बात तो है। इसके साथ ही सीएजी ने यह भी बताया कि बीएसएनएल ने न सिर्फ जियो से पैसे नहीं मांगे बल्कि समझौते की शर्तों को लागू भी नहीं किया। इसमें एक और बड़ी बात, इस समझौते में एक एस्केलेशन क्लॉज भी था, यानी हर साल किराया बढ़ाने की शर्त, लेकिन बीएसएनएल ने वो भी लागू नहीं की। इससे हुआ यह कि लगभग 29 करोड़ रुपए का और लॉस हो गया। सवाल तो यह भी है कि एक ऐसी सरकारी कंपनी जो पहले से घाटे में चल रही हो, वो इतना बड़ा बिल लेना भूल कैसे सकती है? कुछ दिनों पहले राज्यसभा में टेलीकॉम राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी कहा था कि बीएसएनएल की कमाई पर असर पड़ा है। वजह 4G सर्विस लॉन्च करने में देरी और मार्केट में कंपटीशन। अब यह बात तो बिल्कुल सही है कि बीएसएनएल को कड़ी टक्कर जरूर मिली है, लेकिन जब आप अपने रिसोर्सेज से कमाई का रास्ता खुद ही बंद कर देंगे, बिल ही नहीं भेजेंगे, तो दोष किसे दिया जाएगा? एक और नुकसान देखिए, सीएजी ने बताया कि बीएसएनएल ने जिन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स यानी टीआईपीज को पैसे दिए, उसमें से भी लाइसेंस फीस का हिस्सा नहीं काटा गया। इससे 38 करोड़ 36 लाख और चले गए। अब आपको एक्स पर की गई एक पोस्ट दिखाते हैं। इसमें बीइंग अभी 2712 नाम से अकाउंट वाले एक एक्स यूजर ने लिखा है, बीजेपी का शासन है तो ये एक लॉस है, कांग्रेस शासन में ये एक स्कैम यानी घोटाला होता। इस पोस्ट पर लगभग 7000 लाइक्स हैं और लगभग 1 लाख बार इसे देखा जा चुका है। पोस्ट के नीचे तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। स्कैम शब्द से संबंधित भी कुछ कमेंट्स किए गए हैं। कांग्रेस के 2G स्पेक्ट्रम मामले की भी बात करें तो उसे भले ही 2017 में स्पेशल कोर्ट ने क्लोज कर दिया हो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी उस पर कार्यवाही जारी है, क्योंकि वहां पर उसकी अपील की गई थी। फरवरी 2025 में ही सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में कहा है कि यह केस अब सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। इसी के ठीक 2 महीने बाद बीएसएनएल के 1757 करोड़ रुपए के घाटे की खबर आ जाती है। मगर यह महज एक घाटा है या स्कैम, वो बताना हमारा काम नहीं है, वो काम है जांच एजेंसियों और अदालत का। हालांकि क्या इस पर जांच होगी? क्या बीएसएनएल के अधिकारियों को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा? किस तरह इस लापरवाही और कथित अनदेखी की जवाबदेही तय की जाएगी? इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। उम्मीद तो है कि आने वाले दिनों में इनके जवाब मिलेंगे, इसलिए आगे भी इस मामले पर जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ है मुकेश, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।